अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का जो लेक्चर है वो हम फर्दर प्रोसीड करने लगे हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से ही। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब अगर बात करती हैं सबसे पहले नंबर पर बगैर टाइम को ज़ाया किए, तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर की, तो हमारे पास एक असूल जो है वो याद रखिएगा कि वेक्टर को हम सिंपल अरिथमेटिक तरीके से ऐड नहीं कर सकते। अरिथमेटिक तरीके से मुराद क्या है कि आप 1 + 2 3 नहीं कह सकते वेक्टर को। आपको वेक्टर को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल की जरूरत पेश आती है। तो अगर मैं बात करता हूं तो वेक्टर कैन नॉट बी एडेड अरिथमेटिकली। आप कभी भी किसी वेक्टर को अरिथमेटिकली ऐड नहीं कर सकते। अब अगर बात करता हूं ऐड करना भी है तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक। अब हेड टू टेल रूल जो है वो कहता क्या है, लेट कर लें ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है। जब मैं दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूं तो फिर लेट कर ले मैं करना चाहता हूं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करना चाहता हूं तो पहले वेक्टर का हेड एंड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ पहले वेक्टर के हेड को मिला दूंगा। तो ये आ गया वेक्टर बी। ये आपके पास वेक्टर ए आ गया, ये आपके पास वेक्टर बी आ गया। अब फिर पहले वेक्टर के हेड को दूसरे की टेल के साथ मिला दें और फिर पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला दें। तो ये जो वेक्टर बनता है ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर, जो के बराबर होगा ए प्लस बी के बराबर होगा। अब ये आ गया जी हमारे पास हेड टू टेल रूल। अब यहां पर आर क्या है, आर कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली तमाम के तमाम वेक्टर्स का होता है कंबाइंड इफेक्ट, जिनको हमने ऐड किया है। मिसाल के तौर पर एक बंदा बावर्ची का काम कर सकता है, एक बंदा माली का काम कर सकता है, एक बंदा दोनों काम कर सकता है। अब जो बंदा दोनों काम कर सकता है वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप उन दो की जगह पर अकेले उस बंदे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स दैट आर टू बी एडेड ऑफ सेम काइंड। एंड नेक्स्ट चीज जो आ जाती है कि अगर मैं एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करता हूं तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव होती है। अब कम्यूटेटिव से मुराद क्या है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कि हमारे पास वेक्टर एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव है। चाहे आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यहां पे करके भी दिखा देता हूं, ये ए है, ये बी आ गया, तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब अगर मैं बी प्लस ए करता हूं तो पहले ले लिया बी को, फिर ले लिया ए को, अभी भी रिजल्टेंट यही बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट चीज देखिएगा जरा। अब अगेन अगर मैं एंट्री टेस्ट की बात करता हूं तो एंट्री टेस्ट के हवाले से जो मेन चीज अहमियत रखती है वो एमसीक्यूज ही अहमियत रखते हैं। तो मैं यहां पर कोशिश करता हूं, जो मेरा अंदाज है वो इस तरह का है कि मैं एमसीक्यू से अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं और मेरा मकसद ये होता है ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर लूं। अब गौर करना जरा। अब लेट कर ले द रिजल्टेंट ऑफ, एमसीक्यू क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन कैन नॉट बी। लेट कर लो आपके पास 5 न्यूटन है और आपके पास 7 न्यूटन है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस 5 न्यूटन और 7 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है वो इनमें से कौन से वाला नहीं हो सकता, कौन से वाला नहीं हो सकता। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात को एक्सप्लेन करता चलता हूं
कि मिसाल के तौर पर लेट कर लो ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, लेट कर लो ये आ गया जी एक मेरे पास वेक्टर ए और ये आ गया मेरे पास एक वेक्टर बी। अब ये दो वेक्टर्स थे मेरे पास, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, तो मैंने दोनों वेक्टर्स को सेम डायरेक्शन में जब ऐड किया तो रिजल्टेंट मेरे पास ये आ गया, रिजल्टेंट मेरे पास ये आ गया। जाहिर सी बात है दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो मैक्सिमम रिजल्टेंट आ जाएगा, गौर करना। अब सिचुएशन वही है, वेक्टर वही है, मैंने जस्ट क्या काम किया, मैं अब वेक्टर बी को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान थोड़ा सा एंगल बना देता हूं। अब जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये, गौर करना, ये और ये सेम है? नहीं, सेम तो नहीं है। अब गौर करना, मैं बी को थोड़ा सा मजीद एंगल बढ़ा देता हूं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर अब ये रिजल्टेंट बनेगा। अब गौर करना, अब मजीद एंगल को बढ़ाता हूं तो अब रिजल्टेंट ये बनेगा। तो ये बताओ ये सारे रिजल्टेंट सेम है? हालांकि वेक्टर भी वही है, हर चीज वही है, लेकिन दोनों रिजल्टेंट सेम या चार रिजल्टेंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके दरमियान जो रिजल्टेंट है, उनके दरमियान जो रिजल्टेंट है वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब गौर करना जरा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर आप पर छोटी सी बात करता हूं, यहां पर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? गौर करना जरा, मैं यहां पर लिखता हूं मैक्सिमम रिजल्टेंट। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। एंड अगर मैं बात करता हूं मिनिमम रिजल्टेंट की, तो दो वेक्टर्स का मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा, या मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो बात दोबारा से एक दफा समझा रहा हूं कि मैक्सिमम रिजल्टेंट दो वेक्टर कब देंगे? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। एंड मिनिमम रिजल्टेंट कब देंगे? जब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल। तो इसका मतलब है आपका जवाब मैक्सिमम से मिनिमम के दरमियान कोई भी हो सकता है। तो गौर करना, 5 और 7। अब इसका मैक्सिमम जवाब 5 और 7 का कितना आ सकता है? 12। ओके है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अब 5 और 7 का मिनिमम रिजल्टेंट मतलब 7 - 5 कर देता हूं, तो इनका सबसे कम रिजल्टेंट तब होगा जब ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। तो 7 - 5 कितना बन जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इन दो वेक्टर्स का जवाब है वो 2 से 12 यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम के दरमियान कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहां पर एंगल नहीं बताया था। तो अब गौर करना, क्या 2 न्यूटन इस सीरीज में आता है? बिल्कुल आता है। क्या 5 न्यूटन 2 से 12 की रेंज में आता है? बिल्कुल आता है। क्या 9 न्यूटन आता है इस रेंज के अंदर? बिल्कुल आता है। 13 न्यूटन आता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जवाब बनेगा डेल्टा के 13 न्यूटन इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं हो सकता। 13 न्यूटन इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अब आगे देखिएगा जरा, एक और एमसीक्यू, आसान सी बात। इफ अ फोर्स 3 न्यूटन is added to velocity 6 मीटर पर सेकेंड, देन देयर रिजल्टेंट कैन बी। अब अगेन सिमिलर सा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक वेक्टर है 3 न्यूटन एंड एक वेक्टर है 6 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस 3 न्यूटन एंड 6 मीटर पर सेकेंड का रिजल्टेंट कौन से वाला हो सकता है? कौन से वाला हो सकता है? तो अगेन बच्चे ने क्या, सर ने भी बताया, सिंपल सा तरीका है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है 6 + 3 एंड मिनिमम कितना हो सकता है 6 - 3, तो ये 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है रेंज क्या बनेगी 3 एंड 9। तो 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या 4 इसमें आ रहा है? आ रहा है। क्या 10 आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कौन सा वाला जवाब बनेगा? ऑप्शन नंबर बीटा। लेकिन आप गलत हैं। वजह, इसका जवाब बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। और किस जगह के ऊपर? ये गौर करना जरा कि जब आप दो वेक्टर्स को, फोर्स एंड वेलोसिटी को जब आप ऐड करते हैं, आप ऐड नहीं कर सकते
क्योंकि इनका रिजल्टेंट बन ही नहीं सकता। ये बात याद रखनी है, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा उनका सेम काइंड का होना जरूरी है, सेम काइंड का होना जरूरी है। इसी तरह से अगर बात करते हैं तो बेटा आप गर्ल्स कॉलेज में जाके क्लास नहीं ले सकते, हालांकि काफी ज्यादा लड़कों की ख्वाहिश यही होती है। तो अब गौर करना जरा, आपको सेम काइंड का होना जरूरी है। तो आप फोर्स को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट ऑफ सेम काइंड। तो इसका आंसर बनेगा डेल्टा, नन ऑफ दीज, यानी कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब इसके बाद एक और एमसीक्यू पूछ लेता हूं। विच पेयर ऑफ फोर्सेस will produce a resultant of greatest magnitude, will produce a resultant of greatest magnitude। अब गौर करना कि इनमें से कौन से वाले जो पेयर हैं उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, उनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बेटा एक सिंपल सी बात करूंगा, आसान सी बात करूंगा, जब भी एमसीक्यू हल करो तो उसने आपको तमगा इम्तियाज नहीं देना कि यार इसने बड़े मुश्किल तरीके से एमसीक्यू हल किया है। आप 10 सेकंड में हल करो या 10 मिनट में हल करो, आपको नंबर उतने ही मिलना है। तो गौर करना जरा, जब मैंने बात की रिजल्टेंट की तो मैक्सिमम रिजल्टेंट तब होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट तब होगा जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं ये देखूंगा उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट, उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा जितना वो एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि जितना उनके दरमियान एंगल कम होगा। जितना एंगल कम होगा, जितना उनका डायरेक्शन सेम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। अब गौर करना जरा, ये दोनों तो 90 डिग्री पर हैं, इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम नहीं हो सकता। अब ये एंटी पैरेलल है, ये तो वैसे ही खाते से निकल गए कि इनका रिजल्टेंट वैसे भी मिनिमम आएगा। अब मेन जो चीज है बच्चे को ये और ये चीज ट्रिक कर सकती है। अब गौर करना, इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये इसको अगर साथ में मिलाता हूं, ये दैट इज ग्रेटर एंगल, इवन ग्रेटर देन द 90 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये इसको ड्रॉ करता हूं, ये, तो गौर करना जरा, एक बात याद रखनी, जब भी दो वेक्टर का एंगल देखते हैं हमेशा टेल टू टेल का एंगल देखते हैं, कभी भी हेड टू टेल का एंगल नहीं देखेंगे आप हमेशा टेल टू टेल का एंगल देखेंगे। तो इसका मतलब है सबसे कम एंगल इन दो के दरमियान है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है जी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब एक सिंपल सी बात आ जाती है कि हमें हर चीज के लिए नए रूल निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करता हूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, तो गौर करना जरा, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है क्या कि जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमने कहा यार कोई नया रूल नहीं बनाना, कोई नया रूल नहीं बनाना, हम सिंपल सी बात करते हैं, सिंपल सा काम करते हैं। लेट कर लो, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इन दोनों को ऐड किया हेड टू टेल रूल के मुताबिक, पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल, तो ये रिजल्टेंट आ गया। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहता था, मैं लेट कर लो ए माइनस बी करना चाहता था, तो मैंने कहा यार कोई नया रूल नहीं निकालता, मैं काम करता हूं, मैं बी का नेगेटिव वेक्टर ले लेता हूं। नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा ओरिजिनल वेक्टर के, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो अब मैं बी का नेगेटिव वेक्टर लेकर ए में ऐड कर दूंगा, तो पहले वेक्टर का टेल दूसरे का हेड, फिर पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ, तो ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया a प्लस माइनस बी। अब मैंने किया तो ऐड है, लेकिन हो क्या गया, सब्ट्रैक्ट। इसी वजह से इसको कहते हैं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड अगर नेक्स्ट चीज की बात करता हूं तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है जी कि हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब a माइनस बी, बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। कैसे भला, वो भी देख लेते हैं जी। लेट कर लो, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास वेक्टर a आ गया, अब ये मेरे पास वेक्टर b आ गया, ये मैंने ओरिजिनल वेक्टर शो करवा दिए। अब मैं पहले करना चाहता था a माइनस बी, तो जब a माइनस बी करूंगा तो
तो b का लूंगा नेगेटिव वेक्टर जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये मैंने -b शो कर दिया। अब दोनों को ऐड करूंगा, पहले वेक्टर की हेड को दूसरे की टेल के साथ, तो ये रिजल्टेंट आ गया r इज इक्वल टू a माइनस b आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा। अब गौर करना जरा। अब अगर बात करता हूं इसी लिहाज से तो आगे चलने से पहले एक छोटा सा पॉइंट बताता चलता हूं, यहां पे छोटा सा पॉइंट बताता चलता हूं कि अगर मैं इसकी रिजल्टेंट की बात करता हूं तो ये r इज इक्वल टू a प्लस b। अब गौर करना, a और b अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये पॉइंट सुनिएगा, a और b अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो इक्वल नहीं है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इनके दरमियान एंगल है 90 डिग्री, दो वेक्टर है a और b, उनके दरमियान एंगल है 90 डिग्री, आप उनको ऐड करो, उनको सब्ट्रैक्ट करो, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और उनके दरमियान भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ए बी 90 पे है, तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं, इनको ऐड करता हूं, तो इनके रिजल्टेंट भी इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब अगर इसका वैसे अगर हट के बात कर रहा हूं हल्की सी कि अगर प्रूफ देखना है तो प्रूफ भी इस तरह से देख सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, r डॉट r, तो r जो है वो एक r है a प्लस b और एक r है a माइनस b। अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, ये a स्क्वायर हो जाएगा फिर माइनस b स्क्वायर। अब हमने खुद कहा है कि a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, तो जब a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है तो ये दोनों कैंसिल करके आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 तब होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका अगर रिजल्टेंट निकालता हूं ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके, तो उनके रिजल्टेंट भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं, जो मेन चीज हम देखने लगे थे वो क्या थी कि अब मैंने ना इन दोनों को ऐड किया, सॉरी मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मैंने a माइनस b कर दिया, मैंने a माइनस b किया, मेरे पास रिजल्टेंट ये आ गया। अब मैं करना चाहता हूं b माइनस a करना चाहता हूं, तो अब कैसे करूंगा, अब b माइनस a करना है, तो फिर अब मेरे पास जो पहला वेक्टर है वो कौन सा आ गया, मेरे पास पहला वेक्टर आ गया b, पहला वेक्टर b। अब ये मेरे पास आ गया वेक्टर b। अब मैं क्या करूंगा, नेगेटिव वेक्टर a का लेकर इसमें ऐड कर दूंगा। जब नेगेटिव वेक्टर लूंगा a का तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, पहले का हेड दूसरे की टेल और फिर पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ। तो अब गौर करना जरा, ये डायग्राम का रिजल्टेंट इस तरफ है, इस डायग्राम का रिजल्टेंट इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब है वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं जी। अच्छा बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज देखती हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने लगे हैं जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब अगर मैं बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर की, पहले नंबर पर एक पॉइंट तो याद रखिएगा कि आप एक स्केलर को एक वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं तो वेक्टर को आम अरिथमेटिक तरीके से ऐड किया नहीं जा सकता, जबकि स्केलर को ऐड करने का तरीका मुख्तलिफ है। तो मैं मिसाल देता हूं कि अगर मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं तो ये वेक्टर आ गया, अगर मैं स्केलर को रिप्रेजेंट करता हूं ये स्केलर आ गया। तो पहले वेक्टर की हेड के साथ अब अगर मैं स्केलर को ऐड करना भी चाहता हूं तो ये बताओ कि इसका सर कौन सा है, इसका पांव कौन सा है। तो बेटा आप एक स्केलर को एक वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, आप एक स्केलर को एक वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते, ये पॉइंट याद रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है क्या आप एक जीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हो, तो आप कहोगे नहीं। वजह, वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड। अब नल वेक्टर एक वेक्टर है जबकि जीरो क्या है, स्केलर, तो दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता। लेकिन
एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई जरूर किया जा सकता है, यह बात याद रखनी है। अब वही चीज हम डिस्कस करने लगे हैं कि उसका इफेक्ट क्या बनेगा। अब अगर मैं बात करता हूं तो दो तरह के स्केलर हैं, एक है डायमेंशन लेस स्केलर और एक है डायमेंशनल स्केलर। अब अगर मैं बात करता हूं डायमेंशन लेस स्केलर की, तो डायमेंशन लेस स्केलर का मतलब क्या है? आसान लफ्जों में न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 ऐसा नंबर जिसका यूनिट ना हो, मतलब 1 2 3 4 इसका कोई यूनिट नहीं है। तो मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे, लेट कर लो आपके पास एक वेक्टर है ये ए, आपने इसको मल्टीप्लाई किया -2 के साथ। तो जब आपने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या कि वेक्टर ए का डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, लेकिन ये वेक्टर ए ही रहा, इसके खुद के ऊपर, इसकी खुद की क्वालिटी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। मिसाल के तौर पे कि जब मैं एक डायमेंशन लेस स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो चेंज इन मैग्नीट्यूड आ सकता है, लंबाई में तब्दीली आ सकती है, चेंज इन डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, नो चेंज इन द क्वांटिटी। मतलब अगर मैं फोर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, स्टिल इट इज फोर्स, वो फोर्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब डायमेंशनल स्केलर, अब मैं इसकी मिसाल देता हूं। लेट कर लें मेरे पास है मैस, जो कि एक डायमेंशनल स्केलर है जिसका यूनिट है। डायमेंशनल स्केलर ऐसा स्केलर जिसका यूनिट हो, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एक्सेलरेशन, जो कि वेक्टर है। अब मैस के जो यूनिट थे ये किलोग्राम, एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बताओ कि जो फाइनल क्वांटिटी है, अब मेरा तो वेक्टर था ना, मैंने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो मेरा फाइनल क्वांटिटी वही रहा या चेंज हो गया? मतलब फाइनल क्वांटिटी एक्सेलरेशन था या चेंज हो गया? चेंज हो गया, जो कि क्या बन गया? फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं वेक्टर को डायमेंशनल स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो चेंज इन मैग्नीट्यूड आ सकता है, चेंज इन क्वांटिटी इटसेल्फ होगा, लेकिन डायरेक्शन में ऐसा चेंज कोई भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि आपके पास अगर बात करता हूं तो डायमेंशनल स्केलर जो है उसका कभी भी मैग्नीट्यूड आप मैस कभी भी आप नेगेटिव नहीं लेते होते। तो अब इसी तरह से अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आ जाता है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अब पहले नंबर पर तो ये बात याद रखिएगा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स है क्या? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या? पहले नंबर पे मैं इस चीज को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए जरा एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास एक चेयर आ गई है, लेट कर लें। अब गौर करना जरा, आपको शायद अभी चेयर नजर ना आ रही हो, लेकिन मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मैं कहता हूं लेट कर लो, मैं इस चेयर को उठाने की कोशिश करता हूं। अब देखना जरा, आप कहते हैं इस चेयर को उठाएं सर, ये मैंने पकड़ा, ये मैंने आराम के साथ ऊपर की तरफ पिक कर लिया, ओके। आप कहते हैं नहीं नहीं सर आपने ऐसा नहीं करना, आप थोड़ा सा पीछे हटे। अब ठीक है, अब इसको हटाएं। अब मैं अगर इसको हटाने की कोशिश करता हूं तो मेरा जोर लग रहा है। वजह क्या है? चेयर भी वही है, मैं भी वही हूं, फिर भी जोर क्यों लग रहा है? गौर करना जरा बात के ऊपर। चेयर भी वही है, मैं भी वही हूं, फिर भी जोर क्यों लग रहा है? वजह क्योंकि एंगल तब्दील करने से मेरे फोर्स का असर अंदाज होने वाला वैल्यू क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जब मैंने एंगल तब्दील किया तो उसी सेम फोर्स का असर क्या हो गया? चेंज हो गया। सेम फोर्स का असर क्या हो गया? चेंज। तो इस वजह से हम फोर्स की असर अंदाज होने वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, जिसका मतलब क्या है? वेक्टर को उसके हिस्सों में तोड़ना। अब कैसे तोड़ूंगा? गौर करना, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, जो कि एंगल बना रहा था थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब अगर मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना चाहता हूं तो सबसे पहले नंबर पर समझाने के लिए इस वेक्टर की टिप के आगे लेट कर लो मैंने टॉर्च रख दी। अब जब टॉर्च रखी तो टॉर्च की वजह से इसका साया बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर। जब इसका साया बनेगा वाई एक्सिस के ऊपर
तो मैं इसका साया देखता हूं जी वाई एक्सिस के ऊपर। तो जहां तक ये साया वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है वो इसका कहलाएगा वाई कंपोनेंट, वो इसका क्या कहलाएगा, वाई कंपोनेंट। इसी तरह से मैं इसका कंपोनेंट निकालना चाहता था एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो इस जगह पर टॉर्च को रखा, इस जगह पर टॉर्च को रखा, अब इधर रोशनी डाली। जैसे रोशनी डालूंगा तो अब इसका प्रोजेक्शन बनेगा, इसका साया बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। जो जहां तक इसका साया बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर तो वो इसका कहलाएगा ए एक्स आई, मतलब एक्स कंपोनेंट। तो ये हमारे पास आ जाता है जी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने का तरीका। अब आगे गौर करना जरा, एक चीज याद रखिएगा कि ये थीटा क्या है। थीटा रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है with the positive x axis in the anti clockwise direction। थीटा हमने रेफरेंस एंगल लिया हुआ है with the positive x axis in the anti clockwise direction, in the anti clockwise direction। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब सिंपल सी चीजें आ जाती हैं कि अगर मैं x कंपोनेंट निकालना चाहता हूं तो ax is equal to a cos of थीटा, ay इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर की बात करता हूं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ए एक्स एंड ए वाई का क्या होगा, सम होगा। ए एक्स एंड ए वाई का क्या होगा, सम। और अगर मैं इसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मैं एक्स कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना चाहता हूं तो मैं इस्तेमाल करूंगा tan थीटा इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो ये चंद एक फॉर्मूलाज जो हैं जो आपने याद रखने हैं कि अगर वो कहता है एक्स कंपोनेंट निकालना है तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता देगा, एंगल बता देगा। इस फॉर्मूले में पुट करो, x भी निकल आएगा, y भी निकल आएगा। अब अगली बात करता हूं तो मैं चंद एक पुराना एमसीक्यू वही मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं, इससे हटके थोड़ा सा एडिशन ऑफ वेक्टर के हवाले से आप कह सकते हैं, समझ लें कि मेरे पास है जी इफ a प्लस बी, ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर नल वेक्टर आ गया। इन दोनों को ऐड किया, आंसर क्या आ गया, नल वेक्टर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मैंने आपसे यह पूछा है कि इस स्टेटमेंट को देखते हुए आंसर दे कि इनमें से कौन से वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब गौर करना, इसको देख के कहता हूं, अच्छा मैं कहता हूं इसको देख के, क्या a इक्वल टू बी है, क्या a इक्वल टू बी है, अच्छा चलें a इक्वल टू बी कह दिया। आगे क्या a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी यूनिट वेक्टर है, या फिर a इक्वल टू माइनस बी है, या फिर बोथ b एंड c। तो गौर करना जरा, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं तो मैं यूं लिख सकता हूं a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर बट माइनस के साइन के साथ अगर मैं b को उधर ले जाऊं। अब गौर करना जरा, इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड साथ एंड डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी है एंड साथ में डायरेक्शन भी होती है। तो गौर करना जरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू बी एंड a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू b यूनिट वेक्टर। तो बच्चों ऑफ कोर्स जाएगा किसके लिए, डेल्टा के लिए। लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर है, अब मैंने कहा है इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अब इसके लिहाज से जो मेरे पास आंसर बनता है वो क्या बनता है कि a एंड b ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो लिखूंगा a इक्वल टू बी। वजह क्या है, बच्चा कहेगा आपने नेगेटिव का साइन क्यों नहीं डाला, क्योंकि बेटा मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये जो नेगेटिव का साइन है ये यूनिट वेक्टर के साथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन भी दुरुस्त है, ये वाला ऑप्शन भी क्या है, दुरुस्त है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी यहां पर आ जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आ जाएगा आपके पास। तो एक सिंपल सा एमसीक्यू था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये नेगेटिव का साइन यूनिट वेक्टर के साथ है। ये क्या बता रहा है,
ये बता रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ये स्टेटमेंट बन रही है। अब नेक्स्ट चीज देखिएगा जरा, अब गौर के साथ जरा बात समझिएगा। लेट कर लें, मैं 3 केसेस ले रहा हूं आपके सामने। लेट कर लें मेरे पास एक वेक्टर है ए और वो x डायरेक्शन में है, मतलब कंप्लीट x डायरेक्शन में है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैं मैग्नीट्यूड के साथ डील कर लेता हूं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेट कर ले 10 है। एक वेक्टर है a, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और वो कितना है 10। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है जी कि इसका y कंपोनेंट क्या होगा 0, इसका z कंपोनेंट भी क्या होगा 0, इसका x कंपोनेंट क्या होगा 10 के बराबर। तो ये बात याद रखनी है कि अगर कोई वेक्टर एक खास डायरेक्शन में है, x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उसके y और z कंपोनेंट क्या होंगे 0 होंगे, क्योंकि इसका साया सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर बनेगा, ना ये y की तरफ इसका प्रोजेक्शन जाएगा ना z की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन में y कंपोनेंट भी 0, z कंपोनेंट भी 0। अगर कोई वेक्टर लेट कर लो y डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड है 10, तो अब ऐसी सिचुएशन में ax 0, ऐसी सिचुएशन में ay 0, ऐसी सिचुएशन में ay जो है वो 10 के बराबर होगा एंड az क्या होगा 0 के बराबर। अगर कोई वेक्टर है z एक्सिस के अलॉन्ग और उसका मैग्नीट्यूड है 10, तो उसका ax कंपोनेंट 0, ay कंपोनेंट 0, जबकि az कंपोनेंट किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा 10 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी बात आ जाती है जो आपके साथ शेयर की है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है, आपसे एमसीक्यू डिस्कस कर लेता हूं। इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द y एक्सिस, देन ax इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, लेट कर लो आपके पास जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन और वो एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पर कितने एंगल पर 30 डिग्री विद द y एक्सिस। मैंने आपसे उसका x कंपोनेंट पूछा है, तो मैंने आपके सामने ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो सिंपल सी बात आ जाती है कि अब इसको निकालने का मेथड आ जाएगा, मुझे चाहिए x कंपोनेंट, तो वो आ जाएगा a कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है 10 एंड कॉज, अब एंगल कितना है 30 डिग्री। अब कॉस 30 जो है वो 0.866, तो 0.866 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8.66, लेकिन ये जवाब गलत है, लेकिन ये जवाब गलत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब मैंने यहां पर जो फोर्स का एंगल बताया है वो बताया y एक्सिस के साथ, जबकि मैंने यहां पर क्लियर कट स्टेटमेंट लिखी थी कि हमारा जो थीटा है वो x एक्सिस के साथ एंगल है। आपका ये जो फॉर्मूला है ये एलिजिबल है एंगल विद द x एक्सिस, तो इसका मतलब है मैं 30 डिग्री की बजाय एंगल कितना लूंगा 60 डिग्री। ये बात याद रखनी है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उसमें ये चीज लाजमी देखनी है आपने कि उसने एंगल x के साथ दिया हुआ है या y के साथ। तो अगर एंगल x के साथ दिया हुआ है, अगर एंगल किसके साथ दिया हुआ है x के साथ, तो ओके है, लेकिन अगर y के साथ एंगल दिया है तो आप y की बजाय कौन सा एंगल देखोगे x वाला। मतलब ये अगर 30 है तो ये क्या होगा 60, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब मैं पुट करूंगा तो ax इज इक्वल्स टू 10 इंटू कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो आंसर विल बी 5, दैट विल बी ऑप्शन नंबर अल्फा आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स हुज वेक्टर सम कैन बी 0 आर 2 3 4 5, मतलब कम से कम वेक्टर्स की तादाद बताएं जिनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है अनइक्वल वेक्टर्स। कम से कम अनइक्वल वेक्टर्स की तादाद बताएं जिनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। 2 3 4 5, कितने, मतलब कम से कम कितने होने चाहिए। आप एक बंदे को एक गोली से भी मार सकते हैं, 2 से भी मार सकते हैं, तसल्ली के लिए 3 भी मार सकते हैं, 4 भी मार सकते हैं, लेकिन कम से कम मारने के लिए एक गोली भी काफी है। तो मुझे ये बताएं कि कम से कम 2 अनइक्वल वेक्टर्स कितने चाहिए कि उनका रिजल्टेंट 0 हो। तो अब
अक्सर बच्चों ने बुक के अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई है, तो इसका आंसर देंगे जी 3, कि कम से कम अनइक्वल होंगे। मतलब वो बच्चे अक्सर जो लॉजिक देते होते हैं वो इस तरह का देते होते हैं कि एक वेक्टर जो है वो 4 है, एक वेक्टर जो है 6 है, तो अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। इनका रिजल्टेंट 0 कब आएगा? जब एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। ऐसी सिचुएशन के अंदर कम से कम 3 वेक्टर बनेंगे, मिलेंगे, तो तब उनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है, अदरवाइज उनका रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता। और अच्छा, एक और चीज यहां पे बता देता हूं, अगर मेरे पास ज्यादा सारे वेक्टर हैं, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे की टेल, दूसरे का हेड, तीसरे की टेल, तीसरे का हेड, चौथे की टेल, चौथे का हेड, पांचवें की टेल, अब मैंने इन्हें ऐड किया तो ये पहले के हेड, मतलब पहले की टेल के साथ आखिरी का हेड मिल गया, मैंने रिजल्टेंट तो बनाया नहीं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। यानी कि अगर मैं वेक्टर्स को ऐड करूं और वो विदाउट एनी रिजल्टेंट क्लोज शेप बना ले तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। अब बच्चों को, अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ वापसी आता हूं। बेटा इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है अल्फा। अल्फा क्यों इसका दुरुस्त जवाब है? यहां पर जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है वो अनइक्वल वेक्टर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो तो तब जवाब बनता है 3, लेकिन अगर अनइक्वल वेक्टर, अब इसका क्या मतलब है? एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये, 4 4 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन इक्वल, लेकिन अगर मैं इनका डायरेक्शन ऑपोजिट कर दूं तो फिर अब ये अनइक्वल वेक्टर हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अब इनका रिजल्ट 0 नहीं आएगा। तो कम से कम अनइक्वल वेक्टर कितने हो जिनका रिजल्टेंट 0 हो? 2। कम से कम अनइक्वल मैग्नीट्यूड के कितने वेक्टर हो जिनका रिजल्टेंट 0 हो? 3। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, वो कितने हो सकते हैं? 3, एक्स, वाई एंड जेड। किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। अब किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट, अब गौर करना, ऐसे कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो वो रेक्टेंगुलर कहलाते हैं और वो सिर्फ 3 हो सकते हैं। जबकि मैं लफ्ज कंपोनेंट की बात करता हूं तो वो लातादाद हो सकते हैं। मतलब किसी भी एंगल के ऊपर कंपोनेंट होगा तो वो बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसका जवाब क्या बनेगा? एनी नंबर। एनी नंबर मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट किसी भी वेक्टर की कितने हो सकते हैं? एनी कंपोनेंट। अब ये आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है कि अगर 3 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, आप ए और बी को जमा करके आंसर सी आ जाता है। आप ए और बी को जमा करते हैं, आंसर सी आता है। तो ये बताएं, दोबारा रिपीट करता हूं, ए बी को ऐड किया, आंसर सी आया। अब मैं ये कहता हूं कि ए का मैग्नीट्यूड बी और बी का मैग्नीट्यूड सी के बराबर था। आसान लफ्जों में 5 5 का रिजल्टेंट भी 5 आ रहा है, 5 5 का रिजल्टेंट भी 5 आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ए बी का एंगल कितना होगा? ए बी एंड सी का आपस में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर मैं 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं कि ए जमा बी इज इक्वल टू सी आ रहा है मेरा जवाब, एंड ए बी और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये 5 इनका रिजल्टेंट भी 5, तो फिर इनके दौरान एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गया जी आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, वेक्टर बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट आ जाता है, बहुत ज्यादा वास्ट आर्टिकल है ये, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको मुकम्मल तौर पर जिसको कहते हैं लेक्चर के अंदर शामिल करो, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो बच गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी।